नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रम्प के आने की वजह से जो पूरे यूरोप और रसिया के बीच में जो इक्वेशन चेंज हुई है और जिस तरह से ना ट्रम्प ने फोर्स किया है यूक्रेन को टू एग्जिस्ट फ्रॉम द वॉर। यूक्रेन और रसिया का जो वॉर हो रहा था वहाँ पे उस पर प्रेशर डाला है ट्रम्प ने कि आपको रसिया से ना पैचअप करना पड़ेगा किसी भी कॉस्ट पर। चलो पूरा मामला जानते हैं, पूरा मामला क्या है। बात ये था ना कि लास्ट हफ्ते जो रशियन प्रेसिडेंट हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प और पुतिन, उनके बीच में बात हुई थी। तो उसके बाद तो जो रशिया के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे दिमित्री, उनका ना एक ट्वीट आया था। तो ट्वीट में उन्होंने ना कुछ ऐसी बातें बोली थी जो थोड़ी सी ऑब्जेक्शनेबल हैं और काफ़ी एग्रेसिव हैं। ठीक है, उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा उन्होंने कमेंट किया था यूरोप के बारे में कि यूरोप की जो एक हैसियत है औकात है क्या है। जैसे उन्होंने बोला, तो उन्होंने चीज़ बोली कि जैसे डाइनिंग रूम होगा ना, डाइनिंग जब खाना होगा तो उसमें जो ब्रसल्स स्प्राउट्स के रूप में खाया जाएगा। ब्रिटिश फिश, मतलब ब्रिटिश फिश यहाँ पे वो ब्रिटेन को बोल रहे हैं। एंड चिप्स वो भी लिए जाएंगे, एंड पेरिस रोस्टर के रूप में, जो स्टार्टर के रूप में खाया जाएगा। पेरिस मतलब फ्रांस। तो पूरा मतलब इसमें ये ना कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ यूएसए, अमेरिका और रसिया के अराउंड होती हैं। मतलब वही दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज़। ठीक है, वेस्टर्न में वैसे रसिया तो आता ही नहीं है और यूरोप की कोई औकात है नहीं। और फिर उन्होंने बोला कि जो मेन कोर्स होगा, जैसे स्टार्टर में तो उन्होंने बता दिया कि स्टार्टर में वो लोग क्या खाएंगे, ब्रसल्स खाएंगे, ब्रसल्स और ब्रिटिश फिश खाएंगे और पेरिस खाएंगे। लेकिन जो मेन कोर्स होगा उसमें कीवी मतलब कीव जो प्लेस जिसके ऊपर रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है, तो वो उसके ऊपर बात करेंगे। कौन करेंगे? रसिया और यूएसए। और यूरोप को कुछ नहीं मिलेगा उसमें, तो वो ये बोलना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो आर्टिकल जिसने लिखा है ना, जो राइटर हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि ना हम लोग को कोई भी विश करने से पहले, कोई भी इच्छा करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो यूरोप पूरा काफ़ी ना अटेंटेड हो जाएगा, उसके उसके कान खड़े हो जाएंगे और फिर वो न्यूक्लियर वेपन वगैरह इन पर काम करेगा, वो अपना वेपनाइजेशन करेगा, वो यूएसए के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, वो अपने वेपन खुद बनाएगा। तो इससे क्या होगा, इसकी वजह से जो रशिया है उसको थ्रेट और हो जाएगा। और एंड कहीं से भी ना ये ग्लोबल पीस के लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बेटर नहीं रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं रशिया का आज तक ना एक मोटिव रहा है, एक हमेशा एक स्टांस ये रहा है कि उसने ट्राई किया है कि जो यूरोप है, यूरोप को ना यूएसए से अलग कर दो। क्योंकि यूएसए से अलग हो जाएगा यूरोप तो यूरोप कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि यूरोप के पास जो मिलिट्री पावर है या जो डिफेंस पावर है वो काफ़ी कम है। जैसे न्यूक्लियर वेपन अगर देखा जाए तो सिर्फ यूके और फ्रांस के पास है। उसमें भी ये है कि रसिया के पास जितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं ना, वॉर हेड्स हैं, उसके मुकाबले में यूरोप के पास तो बहुत कम है। मतलब फ्रांस और यूके के पास तो बहुत कम है। तो ये चीज़ है। तो यही चीज़ हमेशा रसिया ने चाहिए कि वो यूएसए से यूरोप को अलग कर दे। फिर इसके अलावा हम लोग बात करेंगे 1970s में ना एक हेलेंस्की अकॉर्ड साइन हुआ था, जिसमें बात की गई थी कि भाई रशिया आप अपने दायरे में रहिए और यूरोपी कंट्रीज अपने दायरे में रहेंगे। तो एक कॉमन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क साइन किया गया था, जहाँ पर एक दूसरे के जो इंटेग्रिटी है, सोवरेनिटी है, उसको सम्मान देने की बात की गई थी कि हम लोग एक दूसरे की जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, उनकी जो सोवरेनिटी है उसको ब्रेक नहीं करेंगे। फिर इसके बाद एक याल्टा जो कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी बाद में, जहाँ पर जोसेफ स्टालिन जो उस टाइम पे यूएसएसआर था ना, उसके प्रेसिडेंट थे। और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, एंड विंस्टन चर्चिल जो यूके के प्रेसिडेंट थे, उनके बीच में ये सब साइन हुआ था। इनके बीच में मीटिंग हुई थी, एक याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। तो ये ना उस टाइम तक था। लेकिन जो याल्टा कॉन्फ्रेंस थी ना, उसको कभी फॉलो नहीं किया गया, उसको कभी इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया। और इस चीज़ को परेशान होकर अभी जैसे जिस तरह का जो रसिया है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो स्टांस है, उसका जो रवैया है, और जिस तरह से ट्रम्प बात कर रहे हैं यूरोप से अलग होने के लिए, तो उसके बाद ना अभी यूरोप ना थोड़ा, जैसे मैंने बोला ना कि यूरोप थोड़ा सख्ते में आ गया, यूरोप के कान खड़े हो गए हैं। यूरोप थोड़ा अब चाहता है कि वो अपनी मिलिट्री पावर, डिफेंस पावर उसको तैयार करे। जैसे यूरोप का ना एक प्रोग्राम है रेडीनेस 2030, जिसमें यूरोप बात कर रहा है कि वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएगा, अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है, उनको अच्छा करेगा। और इसके लिए वो अगले 4 साल में ना 800 बिलियन यूरोस खर्च करेगा। कितना? 800 बिलियन यूरोस। तो ये वही चीज़ हो गई कि अगर अब ना जो यूरोप है वो यूएसए के जो छतरी है, जो अम्ब्रेला है, उससे बाहर निकल के वो अपनी पावर, खुद की पावर, अपनी जो डिफेंस पावर, अपनी मिलिट्री पावर है, उसको तगड़ा करेगा, उसके लिए काम करेगा वो। और जो रसिया ना उसको कमज़ोर समझ रहा है यूरोप को। ये रशिया की भूल होगी कि वो यूरोप को ना इस तरह से, वो एक तरह से ना छोटा अगर कंसीडर करता है, तो ये रसिया की भूल होगी। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें रशिया और यूरोप के बारे में, तो इसमें आप देखोगे ना कि यूरोप की जो टोटल पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 35 करोड़।
और यूरोप और रसिया की जो पॉपुलेशन है वो है 14 करोड़, तो उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। और वहीं पे जो यूरोप की पूरी जो जीडीपी है वो है $16 ट्रिलियन, $16 ट्रिलियन। और रशिया की जीडीपी है सिर्फ $2.2 ट्रिलियन, तो बहुत कम है। मतलब इकॉनमी के मामले आप देखोगे ना कि तो यूरोप बहुत आगे है और यूरोप को खर्च करना भी पड़ा पैसा। जैसे अगले 4 साल में उनका $800 बिलियन पे खर्च करने का ना एक ऑब्जेक्टिव है, तो वो ना वो कर सकते हैं। तो ओवरऑल ना रशिया इस चीज़ में ना अगर कंसीडर करता है, वीक कंसीडर कर रहा है यूरोप को, तो वो उसकी गलतफहमी रहेगी। फिर इसमें ना जो जर्मनी है, जर्मनी सबसे अभी रिचेस्ट इकॉनमी है यूरोप में। और लेकिन ना अभी इसके ऊपर ना यूरोप में और जर्मनी या बोलो मैं यूरोप की जो दूसरी कंट्री है उनके बीच में ना एक कन्फ्लिक्ट भी रहेगा कि भैया जो न्यू डिफेंस पॉलिसी रहेगी, जो स्ट्रेटेजी रहेगी, वो किस तरह से काम करेगी। और फिर इसमें दूसरी बात ये है ना कि जो रेडीनेस 2030 जो टर्म बाहर निकल के आया ना, जिसमें यूरोप $800 बिलियन खर्च करेगा, उसका पहला नाम था री आर्म यूरोप। लेकिन बाद में इटली और स्पेन ने इस चीज़ को थोड़ा मना किया कि ये थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच हो जाएगी, इससे जो रशिया है वो रशिया प्रवोक हो जाएगा, वो इस चीज़ को ना एक तरह से चैलेंज के रूप में देखने लग जाएगा। एंड इससे ना एक चीज़ और है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि 21st सेंचुरी में न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनकी ज़रूरत नहीं है, तो ये जो मिथ है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब जब यूरोप काम करेगा अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, तो इसकी वजह से जो अगेन ना फिर से जो न्यूक्लियर रेस है, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जो रेस है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। और जो यूरोप न्यूक्लियर वेपन्स के को रोकने के लिए डिसआर्मामेंट की बात करता था, और वही यूरोप काम करेगा न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, अपने न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के ऊपर। लेकिन अगेन बट वही चीज़ हो गई कि ना ये ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं रहेगा, ग्लोबल पीस के लिए चीज़ अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन ना एक चीज़ है कि जो एनपीटी ट्रीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिस जो बात करती है न्यूक्लियर वेपन्स के डिसआर्मामेंट की, कि आगे ना किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ये उसका एक प्रेशर रहेगा यूरोप के ऊपर, क्योंकि अगर यूरोप ये चीज़ करता है, न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करता है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल प्रेशर उसके ऊपर रहेगा। रशिया यूएसए उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड फिर इसके अलावा ये भी रहेगा, दूसरे भी जो कंट्रीज़ हैं जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह, वो भी क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी ना हिडन तरीके से छुपा के ना न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर रहा था। ठीक है, तो वो अभी उस चीज़ को ओपनली करेगा कि हम लोग भी अब जो न्यूक्लियर वेपन है उसको डेवलप करेंगे। और कहीं ना कहीं ईरान के बारे में हमको पता है कि ईरान रशिया की डर की वजह से और इसराइल की डर की वजह से अपने न्यूक्लियर वेपन्स वो भी डेवलप कर रहा था, एंड इनफैक्ट अभी भी कर रहा है। एंड इसके अलावा ना एक चीज़ और है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूरोप की जो कंट्रीज़ थी उन्होंने मिलिट्री एक जो टर्म होता है मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन, उस कॉन्स्क्रिप्शन मतलब ये है कि अपनी अपना जो यूथ है उसको ना मिलिट्री में भेजना, उनको मिलिट्री के लिए वॉर के लिए तैयार करना, तो वो चीज़ बंद कर दी थी यूरोप ने, क्योंकि पीस आ गया था। लेकिन अभी क्या है ना कि क्रोएशिया एंड सर्बिया ना ऑलरेडी वो चीज़ को कंपलसरी कर चुके हैं कि जो क्रोएशिया और सर्बिया जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो उन्होंने ना मिलिट्री सर्विस कंपलसरी कर दी है कि यूथ को ना 2 से 3 साल 5 साल मिलिट्री सर्विस है, डिफेंस सर्विस है, वो देनी पड़ेगी। इनफैक्ट जो डेनमार्क, फिनलैंड एंड स्वीडन, मतलब डेनमार्क में, फिनलैंड में, स्वीडन में ऑलरेडी ना इस तरह का जो मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन था ना, वो बहुत पहले से चल रहा था वो। तो वहाँ पे ऑलरेडी जो यूथ है वो उसको एटलीस्ट 1 साल के लिए तो वहाँ पर जाना ही पड़ता है, तो मतलब वो सर्विस देनी ही पड़ती है उनको। दूसरा ये है कि अभी अगर कंपैरिजन किया जाए यूरोप और रसिया के बीच में, तो रसिया की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। रसिया के पास ऑलरेडी 6000 वॉर हेड्स हैं, और यूरोप में सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन के पास वॉर हेड्स हैं, वो भी सिर्फ 500 हैं। तो ये है कि थोड़ा न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में रसिया बहुत अभी थोड़ा आगे है। लेकिन जिस तरह से जो इकॉनमी का डिफरेंस है यूरोप में और रशिया में, तो रशिया जो $800 बिलियन खर्च करने जा रहा है और सोच रहा है अगले 4 साल में, अगर ऐसा होता है तो ये ग्लोबल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। सो ये पूरा आर्टिकल था। तो थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो को लाइक करो प्लीज़। थैंक यू।